हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम बूस्टर्स के बारे में, कुछ करंट के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के अंदर आपके जैसे कि जानते हैं ब्रिक्स समिट जो है वो होने जा रही है और यहाँ पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर उस मीटिंग में गए हैं। ब्रिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत प्रीवियस ईयर्स में भी देखे गए हैं और उम्मीद ऐसी है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि एग्जाम से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रेजेंटली अगर बात की जाए तो आपका जो ब्रिक्स समिट है वो काफी इंपॉर्टेंट समिट है और इसके अंदर हमारा जो भारत देश है वो भी इस ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर शामिल है। ब्रिक्स की अगर बात करेंगे, ये एक्रोनेम है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है कुछ कंट्रीज के लिए, जिसमें ब्राजील आती है, रशिया आता है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंटली यहाँ पर आपको 4 कंट्रीज नजर आएंगी जो कि इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको नजर आएंगी। ब्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो ये एनुअली होने वाली एक समिट है। सालाना दर पे सालाना आपको ये जो समिट है वो देखने को मिलती है। इस साल जो ये समिट है वो साउथ अफ्रीका के अंदर हो रही है। और अगर बात करें तो ये जो आपकी जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यहाँ पे 5 कंट्रीज हैं। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं आपकी, ये पांचों कंट्रीज वर्ल्ड की वो कंट्रीज हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो रशिया है, चाइना है और भारत है, उसके बाद ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अच्छा खासा वर्ल्ड की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। और ये 5 जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आपको नजर आएंगे। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो इन कंट्रीज के अंदर रहती हैं और 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है यहाँ पर ये जो कंट्रीज है कंट्रीब्यूट करती हैं। 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है, पूरे विश्व में जो व्यापार देखने को मिलता है, 16% इन्हीं कंट्रीज के थ्रू होता है। इट इज एन इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड द ग्लोबल पावर ब्लॉक। तो इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट का मतलब क्या है कि ये जो कंट्रीज है, जैसे कि हमने बात किया डेवलपिंग कंट्रीज है, तो यहाँ पर अच्छी खासी जो मार्केट है वो डेवलप हो रही है और एक ग्लोबल पावर ब्लॉक के बारे में या फिर एक एज अ ग्लोबल पावर ब्लॉक भी ये काम करती हैं। देखिए, अगर बात करें तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं में से एक आपके ब्रिक्स है। और ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज नजर आती हैं। कौन कौन सी? इंडिया, चाइना और रशिया। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं जो आपकी क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री नजर आती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया। वहां पर 4 कंट्री है, यहाँ पर 5 कंट्रीज है। और ये जो इनमें एक चीज कॉमन नजर क्या आती है? इंडिया। तो इंडिया की अगर बात करें तो ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है या फिर कुछ जो लीडर्स है उनका मानना है कि जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली में ये जो आपके क्वाड है उसी का अपोजिट नजर आता है। वेस्टर्न जो सुपरियोरिटी है उसको कम करने के लिए ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई गई है। आगे बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स के। द ब्रिक्स सीक्स टू डीपन, ब्रॉडन एंड इंटेंसिफाई द cooperation within the grouping among the individual countries for more sustainable, equitable and mutually beneficial development। तो ब्रिक्स बात करता है एक ब्रॉड और इंटेंसिव कोऑपरेशन के बीच में, ये जितने भी कंट्रीज हैं इनके बीच में कोऑपरेशन और जो आपका ग्रुपिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इक्विटेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट की सभी का साथ लेते हुए सबका जो विकास है वो होना चाहिए। वही है इस जो ब्रिक्स आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ब्रिक्स टेक इनटू कंसिडरेशन ईच मेंबर ग्रोथ, डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा, ईच मेंबर की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है उनके ऊपर ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है काम करती है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तो अगर हम एक शब्द में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर टोटली डेवलपमेंट और इकोनॉमी की बात की जा रही है। तो ये कोई डिफेंस ब्लॉक नहीं है, एक्चुअली में ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। BRICS is emerging as a new and promising political diplomatic entity with the diverse objective far beyond the original objective of the reforming global financial institution। तो ओरिजिनली अगर बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना। बट अब क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है और ब्रिक्स है ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हमें नजर आती हैं। तो हाँ, अब ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका ब्रिक्स का, वहां से थोड़ा आगे ये निकल चुका है और ये ग्लोबल ब्लॉक के तौर पर भी ये काम करता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, ध्यान देने वाला। सो इस बार की जो ब्रिक्स समिट हुई है वो साउथ अफ्रीका हुई है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहां गए हैं। आगे अगर बात करें, आज की एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है।
आपकी प्रिगोजिन, जिनके जो काफी न्यूज में रहे थे कुछ समय पहले की बात करें, ये रशिया की प्राइवेट आर्मी, रशिया की एक प्राइवेट आर्मी के हेड थे। ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है आपको पता है, तो उसमें ये रशिया की तरफ से लड़ रहे थे यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन फिर हमें एक महीने पहले ये देखने को मिला है कि इन्होंने अपने ही कंट्री के खिलाफ जो है एक जो मार्च था वो स्टार्ट कर दिया था और मॉस्को की तरफ को बढ़ रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया ये प्राइवेट आर्मी थी, ठीक है, रशिया की प्राइवेट आर्मी। तो ये जो आर्मी है पैसे के लिए काम करती है, अगर इनको कोई दूसरा पैसा दे देगा तो उसकी साइड से काम करना, लड़ना स्टार्ट कर देंगे। खैर, यहाँ पे इनका जो करंट अफेयर में है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। इन्होंने मॉस्को के खिलाफ या फिर यूं के लिए रशिया के खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो मार्च था वो स्टार्ट कर दिया था। और फिर बाद में जो बेलारूस था वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सुलह करवाई थी, और सुलह करवाने के बाद ये मॉस्को पहुंच नहीं पाए थे। उससे पहले इन्होंने क्या है वापस कर लिया था कि हम जो है मॉस्को नहीं जाएंगे, अब तख्ता पलट जैसा जो एक सोच थी वो नहीं करेंगे वैसा। खैर उसी टाइम से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि इन्होंने व्लादिमीर पुतिन से दुश्मनी एक तरह से ले ली थी तो ये ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाए, मुश्किल था। और फाइनली आज हमें देखने को भी मिलता है कि एक प्लेन क्रैश के अंदर इनकी जो डेथ है वो हमें देखने को मिलती है। ये आज 24 अगस्त की ही न्यूज है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही मोस्ट अवेटेड एक इंडिया का प्रोजेक्ट, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 आखिरकार फाइनली इंडिया, इसरो जो है वो सक्सेसफुल रहा और चंद्रयान-3 जो है उन्होंने चांद के साउथ पोल पे लैंड करवाया है। ऐसा करने वाला देश जो भारत है वो पहला देश है। ध्यान दीजिएगा, चांद की जो सरफेस है, जिस तरह से अर्थ पर आपको नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स नजर आते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसी तरह से चांद का भी जो नॉर्थ एंड साउथ दो पोल होते हैं। अब चांद की, जैसे कि आप जानते हैं, सिंक्रोनस उसका रेवोल्यूशन है, उसका रोटेशन दोनों बराबर है, मतलब 27 दिन में ही रोटेशन है, 27 दिन के अंदर ही रेवोल्यूशन है। तो हमें चांद की एक ही साइड नजर आती है और जो दूसरी साइड है वो हमें कभी नजर नहीं आती है। और ये साउथ पोल भी आपका एक साउथ में, बिल्कुल चांद के बिल्कुल साउथ सदर्न साइड में, दक्षिण दिशा में है। तो वहां पर भी कोई भी जो दूसरा देश है वहां पर लैंड नहीं कर पाया है। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई है। हाँ, अभी रशिया की बात करें तो लूना 25 वहां पे क्रैश जरूर हुआ है साउथ पोल पे, लेकिन उस क्रैश के बाद वो किसी वर्किंग में नहीं है, तो उसको हम लैंडिंग काउंट नहीं करेंगे, उसे हम हार्ड लैंडिंग कहेंगे। तो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाने वाला भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने ये किया है और ये चांद के साउथ पोल पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जो ये आपका इंडिया का चंद्रयान है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या है, देखिए चंद्रयान एक पूरा जो आपका सैटेलाइट टाइप जो है वो यहाँ से लॉन्च हुआ था। उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक आपका ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर जो कि चांद के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा और वो अभी भी कर रहा है। उसके अलावा एक आपका लैंडर था, अभी भी जो है लैंडर, और एक आपका रोवर था। तो लैंडर आपको नजर आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं ये आपका लैंडर मॉड्यूल है, और लैंडर से ही अलग होने वाला एक आपका रोवर होता है। इस तरह की जो गाड़ी टाइप है वो नजर आएगी। तो ये लैंडर और रोवर हो गया। ऑर्बिटर जो होगा वो चांद के चारों तरफ इस तरह से घूमता रहेगा। तो ये 3 चीजें उस चंद्रयान-3 के अंदर थी और ये जो मिशन है टोटली सक्सेसफुल रहा है इसरो का। तो ये काफी खुशी की बात है देश के लिए, और देश का जो स्पेस की डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट है वो भी काफी अच्छा बढ़ गया है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं आज की जो न्यूज है। आगे अगर बात करें गोयला क्लासेस की तरफ से, हमारी तरफ से एनसीईआरटी का एक जो फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट किया गया है, जो कि मात्र आपको 2999 में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस तक का पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी से शुरुआत करके आपको एडवांस लेवल की बुक्स तक पढ़ाया जाएगा, और ये बहुत ही कम प्राइस के अंदर 2999 के अंदर आपको करवाया जा रहा है। तो अगर आप 2024 के लिए यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। गोयला क्लासेस के नाम से हमारी वेबसाइट, आप वहां जा सकते हैं। आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।